हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है वो कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने रूल नंबर 139 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। यस, आज दोस्तों अपने रूल नंबर 140 स्टार्ट करेंगे, राइट। और दोस्तों 140 स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में अपनों ने पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये नो। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो अपनों ने एक जर्नल एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा था, राइट। जर्नल एवरेज, दोस्तों जर्नल एवरेज क्या होता है? एक दोस्तों नई सी बात है और आपके एग्जामिनेशन में क्या है, ये पूछी भी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों ऐसी अटपटी बातें जो है, जैसे जर्नल एवरेज है, इस शब्द को देख के दोस्तों अपने इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। जर्नल एवरेज का मतलब क्या, सामान्य औसत क्या होगा, ठीक है। किस रेफरेंस में यह बात कर रहा है ये हम नहीं जान सकते, राइट। तो दोस्तों इसको क्या, जर्नल, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल एवरेज, ऐसे दे के नीचे 4 ऑप्शन में दोस्तों दे देगा। तो उसमें अपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब दोस्तों पढ़ लिया तो जर्नल एवरेज का मतलब आपको पता है कि यार वेसल कार्गो से रिलेटेड कुछ अगर कोई डैमेज हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो उसके एडजस्टमेंट के बारे में बातें दी गई है, राइट। तो दोस्तों जर्नल एवरेज क्या होता है? एक एडजस्टमेंट होता है। जर्नल एवरेज क्या है दोस्तों? एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है किन के बीच में दोस्तों? वेसल्स और कार्गो वालों के बीच में। वेसल क्या होता है दोस्तों? जहाज। कार्गो क्या होता है? सामान। दोस्तों जहाज और जहाज पे ऊपर जो सामान है, जहाज के ऊपर जो माल है, राइट, जिसको कई बार खेप भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कई बार एक खेप इसकी आ गई, राइट। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों जो ऑनर्स हैं, इनके बीच के क्या है, एडजस्टमेंट है। और दोस्तों किस कंडीशन में होता है वो होता है दोस्तों जब कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर हो जाए, ड्यू टू द डेंजर, ड्यू टू द, और कोई दोस्तों ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो आपको क्या है, वेसल्स और दोस्तों जो कार्गो है, सामान जो है, इसको बचाना होता है मैक्सिमम। और दोस्तों इसको बचाने के चक्कर में क्या है, कई बार क्या है, हमें जो सामान होता है उसको ओवरबोर्ड करना पड़ता है, राइट। ओवरबोर्ड करना पड़ता है, मतलब थ्रो करना पड़ता है ओवरबोर्ड, यानी सामान को दोस्तों समुद्र में फेंकना पड़ता है अगर जहाज़ को भी बचाना है, राइट, ड्यू टू द हैवी वेट ऑफ द कार्गो। यस और नो। तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर जो नुकसान होगा उसको इक्वली क्या है, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों जब होगी तो उस केस में क्या बोला जाएगा, वो जहाज जो क्या है, जर्नल एवरेज की कंडीशन में है, राइट। दोस्तों समझ में आई बातें। इसके बाद दोस्तों 138 नंबर पैरा के अंदर क्या अपने क्या पढ़ा कि भैया अपने को रिपोर्ट देनी है, ठीक है। किन को देनी है दोस्तों? DGISM लंदन को और ISM वाशिंगटन को, राइट। एक रिपोर्ट देनी है दोस्तों, एक लेटर इशू करना है। कब करना है? जब कंसाइनी को ऐसा लगे दोस्तों रिप्लेसमेंट और रिकवरी रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि दोस्तों जो सामान आया है सप्लायर से, जो कंसाइनर ने आपको सामान दिया है, उसमें कोई डिफेक्ट है, उसकी क्वांटिटीज़ में कोई डिफेक्ट है, राइट। तो उस पर दोस्तों क्या इफेक्टिव एक्शन ले सके DGISM लंदन और दोस्तों ISM वाशिंगटन के लोग, इसलिए क्या है, उनको एक रिपोर्ट पेश की जाती है, राइट। और दोस्तों वो सामान भी क्या होता है, फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड होता है। यस और नो। इसके बाद दोस्तों अपने चार्जेस फॉर लैंडिंग, डिलीवरी एंड शिपमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टोर पढ़ा रूल नंबर 139 के अंदर। रूल नंबर 139 के अंदर दोस्तों क्या पढ़ा अपनों ने कि भैया लैंडिंग, डिलीवरी और शिपमेंट का चार्ज, इसके अंदर दोस्तों कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अदर जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे, जो उनकी पोर्ट ट्रस्ट की अथॉरिटी जो है वो क्या क्या चार्जेस लेवी करती है, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो आज दोस्तों अपने चार्जेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्टोर्स बाई एयर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। रूल नंबर क्या है दोस्तों? 140। चार्जेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्टोर्स बाई एयर। दोस्तों सामान अगर एयर से मंगवाते हो तो क्या क्या चीज़ें, तो क्या क्या चार्जेस आपसे लेवी किए जाएंगे, उनके बारे में बताया गया है। when the defense stores are imported by air। दोस्तों जब भी डिफेंस स्टोर जो है आप एयर से इंपोर्ट करते हो, फ्रॉम अब्रोड, ठीक है भैया, अब्रोड से सामान आ रहा है, एयर से आ रहा है, और दोस्तों डिफेंस स्टोर आ रहा है, ठीक है। when the defense stores are imported by air from abroad अंडर स्पेसिफिक गवर्नमेंट सेंक्शन। तो दोस्तों सामान आएगा एयर का तो गवर्नमेंट की सेंक्शन तो आपको चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। द चार्जेस एज लेविड अंडर द फॉलोइंग रूल्स शैल बी पेएबल। और दोस्तों जो भी चार्जेस लेवी किए जाएंगे वो कौन कौन से रूल के हिसाब से किए जाएंगे, वो रूल यहाँ दिए गए हैं, राइट। यस और ए नंबर देखिए दोस्तों, कस्टम ड्यूटी एंड एलाइज चार्जेस एज एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन इन द कस्टम एक्ट 1962, राइट। तो दोस्तों कौन कौन से चार्जेस लिए जाएंगे वो इसमें लिखा हुआ है, कस्टम ड्यूटी एंड एलाइज चार्जेस एज एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन इन द कस्टम एक्ट 1962।
दोस्तों जो कस्टम एक्ट है 1962 का, उसके अंदर क्या है, ये रूल दिए गए हैं। इंडियन टैरिफ एक्ट है दोस्तों 1934 का, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड स्पेशल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कुल मिला के दोस्तों ये बोल दिया कि कस्टम एक्ट चाहिए, टैरिफ एक्ट है, और कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के समय समय पर जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके द्वारा जो रूल निर्धारित किए गए हैं उनके द्वारा क्या है, चार्जेस लेवी किए जाएंगे। बी देखिए दोस्तों, वेयर हाउसिंग एंड अदर एलआईडी चार्जेस, वेयर हाउसिंग एंड अदर एलआईडी चार्जेस एज एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड स्पेशल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों वेयर हाउसिंग से रिलेटेड कुछ चार्जेज हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, वेयर हाउस क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे सामान को रखा जाता है, भंडार किया जाता है, राइट। तो उनसे रिलेटेड भी क्या है दोस्तों, कुछ कॉरपोरेशन एक्ट बना हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट बना हुआ है 1971, उनके द्वारा क्या है दोस्तों, इनको चार्जेस लेवी किए जाते हैं। नोट में क्या है, ऑल पेमेंट्स ऑन द अबव अकाउंट विल बी मेड बाय द नॉमिनेटेड पीसीडी सीडीए देयर सब ऑफिसेस ऑन रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर क्लेम्स फ्रॉम द कंसाइनी। और दोस्तों इन सारों की पेमेंट जो क्या है वो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पीसीडीए सीडीए और उनके सब ऑफिसेस के लोग करते हैं। कब करेंगे दोस्तों, जब उनके पास वो क्लेम आएगा, राइट। जब क्लेम आएगा दोस्तों उसकी स्क्रूटिनी करके हम पेमेंट उसकी कर देंगे, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिस्पोजल ऑफ साल्वेज, स्क्रैप्स, ऑब्सोलेस्केंट एंड सरप्लस स्टोर्स। अब दोस्तों ये चीज़ें जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको इसका मोटा मोटा आइडिया दिया था, राइट, कि भी साल्वेज क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, ऑब्सोलीट क्या, ऑब्सोलेस्केंट क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या है, आपस में सिनोनिम्स इनको मान लो, राइट। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक आइटम की ESL होती है, एस्टीमेटेड सेल्फ लाइफ होती है, एस्टीमेटेड सेल्फ लाइफ, ठीक है। अब दोस्तों एस्टीमेटेड सेल्फ लाइफ होती है तो उसके बाद क्या है वो दोस्तों, सामान क्या है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और दोस्तों वो यूज़ करने के लायक नहीं रहता, तो उसको क्या बोला जाता है, साल्वेज बोला जाता है, राइट। एक दोस्तों आपको सिंपल सा आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं मैं। आपकी दोस्तों गाड़ी के अंदर कोई भी आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर आप रन करते हो तो उसके अंदर दोस्तों टायर होते हैं, ठीक है। तो उन टायर की दोस्तों एक लाइफ है, राइट, कि हाँ इस पर इतने 1000 किलोमीटर जब ये टायर चल जाएंगे तो इनकी क्या है कंडीशनिंग दोस्तों होगी, जो इनकी कंडीशन होगी वो यूज़ करने लायक जब नहीं होगी तो वो आइटम क्या है, साल्वेज बोला जाता है। ऐसे ही दोस्तों आर्मी के केस में एग्जांपल हूँ तो उनकी बहुत सारी जिप्सीज़ जो हैं गाड़ियाँ चलती रहती है, तो उनके दोस्तों टायर जो हैं उनकी जब कंडीशनिंग की जाए और उनको लगे कि हाँ यार ये तो अब यूज़ करने लायक नहीं है तो उनको क्या है साल्वेज में भेजा जाता है, राइट। तो दोस्तों इनको क्या है साल्वेज में भेजा जाता है। अब साल्वेज में दोस्तों भेज के क्या है उनसे फिर स्क्रैप निकाला जाता है, उनको दोस्तों स्क्रैप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दोस्तों उनकी क्या है बिडिंग होती है, नीलामी होती है और उनको क्या है बाहर बेचा जाता है, वेंडर्स को कॉट्स लिए जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट जो बोली लगाएगा बिडिंग होगी, राइट, टेंडर निकाले जाते हैं तो वो जो क्या है फिर उसमें उसको बेच दिया जाता है और दोस्तों वो जो पैसा आएगा वो MRO के जरिए क्या है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जमा करवा दिया जाएगा, राइट। तो ये पूरा दोस्तों प्रोसेस है और फिर बाद में दोस्तों क्या है उसका सेल अकाउंट जो है, ठीक है, ये सारा पूरा प्रोसेस हो गया, बिडिंग का प्रोसेस हो गया, साल्वेज आइटम बिक गया, उसके दोस्तों जो सेल अकाउंट के प्रोसेस जो है, सेल अकाउंट जो होगा उसको सेल अकाउंट बोलते हैं। वो हमारे PCD के अंदर वेरिफिकेशन के लिए आता है कि कब बोर्ड का गठन हुआ, कितने लॉट जो हैं वो बिडिंग के अंदर लगाए गए, राइट, कितनी क्वांटिटी थी, किस प्राइस के अंदर उनको बेचा गया, राइट। तो उसकी स्क्रूटिनी क्या है दोस्तों, फाइनेंस से रिलेटेड मामला आ गया, पैसे से रिलेटेड मामला आ गया। मान लो दोस्तों 5000 टायर जो है वो नीलाम हुए थे, ठीक है, 5000 टायर दोस्तों इनकी बिक्री करी थी, इनकी सोल्ड आउट किया था, ठीक है। तो ये दोस्तों कितने वेंडर्स उन्होंने कोट लिया है, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस मान लो एक बोल रहा था कि भाई मैं तो 1 किलो के क्या है 50 रुपये दूंगा, एक बोल रहा था 60 रुपये दूंगा, 70 दूंगा, एक बोल रहा 80, तो आप दोस्तों 80 वाला चूज़ किया है या नहीं किया, ये स्क्रूटिनी का आपका काम है, राइट। तो दोस्तों ये तमाम तरीका का प्रोसेस जो है हमारे PCD के अंदर चलेगा जब हमारे पास सेल अकाउंट आएगा, एज सिंपल एज दैट। अब दोस्तों सबसे पहले डिस्पोजल, साल्वेज, स्क्रैप, ऑब्सोलीट एंड ऑब्सोलेस्केंट एंड सरप्लस स्टोर के अंदर क्या है मिलिट्री फार्म्स का बताया गया था। दोस्तों अब तो क्या मिलिट्री फार्म्स बंद हो गए हैं। पहले दोस्तों जब मिलिट्री फार्म्स थे तो उसके अंदर क्या है उनके प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स थे जो दोस्तों मिलिट्री फार्म्स के, उनको क्या सोल्ड आउट किया जाता था ताकि दोस्तों बेस्ट एडवांटेज जो है स्टेट को दे सके, इसलिए मैंने दोस्तों इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया। अब 3 नंबर देखिए दोस्तों, इसके अंदर यही बोला गया है, ठीक है, मिलिट्री फार्म्स के जो प्रोडक्ट होंगे, बाई प्रोडक्ट होंगे, उनको क्या है कि भैया सबको क्या है बेस्ट इंटरेस्ट पे क्या है उनको सोल्ड आउट करके जो पैसा है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा दो, राइट।
दोस्तों इसके 2 नंबर टॉप पॉइंट था उसके हाइड्स एंड स्किन्स ऑफ गवर्नमेंट एनिमल्स, गवर्नमेंट के एनिमल्स की बात करी हुई थी कि उनको क्या है डिस्पोज कर दो लोकली या कोई बेस्ट एडवांटेज पे जिसमें स्टेट को हो सके, राइट। अब दोस्तों 3 नंबर देखिए था DGSND दोस्तों डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल जो है रिकॉर्ड्स पर्टिकुलर्स ऑफ द सेल्स ऑफ डैमेज्ड क्रॉप्स, एनिमल लिविंग्स और डेड टिम्बर ऑफ फेल्ड ट्रीज एक्सेट्रा। अब दोस्तों DGSND क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्या क्या बातें करता है दोस्तों, डैमेज हो गई क्रॉप को या कोई एनिमल लिविंग या डेड है, ये दोस्तों ये मिलिट्री फार्म्स का ही केस था, ये भी रिडेंडेंट बातें हैं, फिर भी एक भी बार पढ़ लो आप। या टिम्बर ऑफ फेल्ड ट्री, दोस्तों के पेड़ गिर जाए उससे रिलेटेड जो उसकी लकड़ी निकलेगी, राइट। द कंट्रोल ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सरसाइज बाय द डायरेक्टर ऑफ रीमाउंट एंड वेटरनरी सर्विसेज एंड डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री फार्म्स, राइट। दोस्तों जो RVC जो एक कोर है हमारे आर्मी के अंदर, रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर्प्स, राइट, उसका जो डायरेक्टर होगा और दोस्तों मिलिट्री फार्म का डायरेक्टर जो होगा, ये इनके डिस्पोजल की जिम्मेदारी इनको दी गई है, राइट। अब कॉपीज ऑफ सेल अकाउंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन शोन शुड नॉट बी फॉरवर्डेड टू द DGISND। अब दोस्तों सेल अकाउंट जो होगा उसकी DGISD को क्या है, ये DGSND को क्या है कॉपी नहीं भेजेंगे, राइट। सेल अकाउंट की कॉपी दोस्तों हमारे पास आती है PCDCD के पास, लेकिन DGSND के पास नहीं जाती, राइट। तो इतना कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार नॉलेज के लिए आप देख लो इसको। 43 देखिए दोस्तों, द DGSND इज ऑथोराइज्ड टू ऑर्डर द इशू ऑफ सैंपल्स ऑफ ऑल आर्टिकल्स डिक्लेयर्ड फॉर डिस्पोजल टू हिम। दोस्तों DGSND क्या होता है, वो ऑथोराइज है क्या करने के लिए दोस्तों, इशू कर सकता है सैंपल ऑफ ऑल आर्टिकल्स डिक्लेयर्ड फॉर डिस्पोजल टू हिम। दोस्तों DGSND को क्या है बहुत सारे जिम्मेदारी दे दी कि भैया आपको इन जो साल्वेज के आइटम है, ये जो स्क्रैप है, इनका डिस्पोजल करना है, ठीक है। तो DGSND दोस्तों क्या करेगा, वो जो सैंपल्स होंगे उनको क्या करेगा, इशू करेगा, राइट। इधर फ्री या तो फ्री में इशू कर देगा, उनके सैंपल्स दोस्तों देने हैं आपको, पूरा सामान नहीं देना है, उनके सैंपल्स देने हैं, या तो फ्री के अंदर या लोन के अंदर, या एट अ प्राइस टू बी डिटरमाइंड बाय हिम, या कुछ प्राइस जो वो डिटरमाइन कर देगा, एज मे बी मोस्ट एक्सपीडियंट, राइट। जो भी उसको सही लगेगा वो चीज़ें वो करेगा, या तो फ्री दे देगा सैंपल को, या लोन पे, या कोई ऐसा प्राइस जो उसने डिटरमाइन किया है उसके हिसाब से, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या होगा देखिए आगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स इशूड एज ए सैंपल्स विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द स्टोर लेजर्स एंड रिटर्न अंडर द यूजुअल प्रोसीजर सपोर्टेड बाय द इशू वाउचर और सर्टिफिकेट इशू वाउचर्स इन द केस ऑफ IAF इंडियन एयरफोर्स। अब दोस्तों आपने सैंपल के लिए क्या है आर्टिकल्स को इशू कर दिया, ठीक है, लोन पे, फ्री पे, या कोई अमाउंट चार्ज करिए जो भी हो, ठीक है, वो बात तो होगी। तो दोस्तों जो भी आर्टिकल निकलेगा, मान लो आपके पास 50 टायर थे, ठीक है, ये टायर मतलब आप 50 आइटम ही ले लो, कोई भी प्रकार के 50 जो थे आइटम है जो कि क्या है साल्वेज के हैं, स्क्रैप के हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, राइट। अब दोस्तों ये नॉन एक्सपेंडेबल आइटम होते हैं, ठीक है। शुरू में एक्सपेंडेबल नॉन एक्सपेंडेबल पढ़ा था, तो ये आइटम जो है दोस्तों ये नॉन एक्सपेंडेबल है, क्योंकि दोस्तों इनकी सेल्फ लाइफ क्या है बहुत ज़्यादा है। जो एक्सपेंडेबल था वो तो हाथों हाथ कंज्यूम हो गया, राइट। तो ये हुआ दोस्तों क्या है नॉन एक्सपेंडेबल आइटम है, यस और नो। तो 50 आइटम थे आपके पास लेजर बैलेंस पे, ठीक है। लेजर क्या होता है दोस्तों, एक रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है दोस्तों। यहाँ पे मैंने उसका नोमेनक्लेचर लिख दिया, मान लो कोई भी आइटम X था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर लाइनें होंगी बहुत सारी, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एक लाइन के अंदर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर ID से मैंने इसको चार्ज में ले रखा है, मेरे पास 50 आइटम है, ठीक है। अब दोस्तों जब भी इसके सैंपल इशू करूँगा, मान ली इसका सैंपल है तो 50 के 50 तो इशू नहीं कर सकता सैंपल के तौर पे। मान लो मैंने एक आइटम इशू कर दिया सैंपल के तौर पे, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास क्या 4 थे, पहले 50 थे, अब 1 हो गया, तो अब कितने 49 रह जाएंगे, राइट। तो दोस्तों ये अकाउंटिंग क्या है आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बंदा इसको जो चीज़ें सैंपल इशू कर रहा है, जो सैंपल इशू कर रहा है, और दोस्तों क्या है ये अकाउंटिंग जो होगी वो IVCIV से होगी, ठीक है। IVCIV क्या है दोस्तों, एक प्रोसेस है, राइट। एक प्रोसेस है दोस्तों जिसके जरिए क्या है हमारे डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें होती है। वाउचर मेथड है। वाउचर क्या है दोस्तों, एक सिंपल सी एक कागज़ की पर्ची है जिसके अंदर क्या है एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं, उसको मैं वाउचर बोलता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इंटर डिपो ट्रांसफ़र करना है, राइट, एक ही पर्टिकुलर डिपो के अंदर, एक ही पर्टिकुलर यूनिट के अंदर दोस्तों चीज़ों को क्या चार्ज ऑफ करना है, तो दोस्तों CIV बनती है उसकी, सर्टिफाइड इशू वाउचर, ठीक है। ये सर्टिफिकेट इशू वाउचर लिखा हुआ है। अगर दोस्तों 2 डिपों के बीच में ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें दोस्तों इशू वाउचर बनता है, राइट, IV बनती है, राइट। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ये LAO RAOs में, राइट, हमारे मेन ऑफिस के अंदर दोस्तों जो कई सेक्शन है उसके अंदर क्या है इनका काम पड़ेगा आपको। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर क्या है LAOs RAO के अंदर जब यूनिट कंसर्न की ऑडिट जब आप करते हो तो दोस्तों इन चीज़ों से पाला आपका डेली पड़ेगा, IV से, इशू वाउचर से और सर्टिफाइड इशू वाउचर से,
राइट। तो ये एक दोस्तों प्रोसेस है किसी भी चीज़ों आइटम को चार्ज ऑफ करने का, राइट। 50 थे दोस्तों, एक आउट कर दिया तो कितने बच गए 49, ठीक है। फिर एक आउट कर दिया 48 दोस्तों, इसको बोलते हैं कास्टिंग। इसको मतलब है कास्टिंग चेक करना, प्लस माइनस जोड़ घटाव करना, राइट। तो हमारी दोस्तों डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम कास्टिंग को भी देखें अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग का दोस्तों एक हिस्सा है कास्टिंग करना, यस और नो। तो ये हो गया दोस्तों पैरा 144। देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ पैकिंग एंड फ्रेट व्हेन नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कंसाइनी विल बी बोर्न बाय द एस्टेब्लिशमेंट इनकरिंग द इशूइंग द सैंपल्स। अब दोस्तों क्या है, जो भी आइटम के आर्टिकल आप इशू करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों पैकिंग का जो खर्चा आएगा, उस पर जो भी खर्चा होगा, फ्रेट जो होगा, माल जो खर्चा होगा, भाड़ा जो होगा, राइट, वो अगर कंसाइनी नहीं देता है, एक हो गया दोस्तों कंसाइनर, एक हो गया कंसाइनी। अगर दोस्तों कंसाइनी वो नहीं देता है तो जो इशू सैंपल इशू कर रहा है उसके द्वारा बोर्न किए जाएंगे, राइट। अगला देखिए दोस्तों 145 नंबर पे क्या है, आर्टिकल्स प्रोवाइडेड आउट ऑफ ऑफिस अलाउंस फॉर द पर्पस ऑफ पेटी स्टोर्स। दोस्तों मान लो आपको कोई छोटा मोटा आइटम चाहिए, ठीक है, स्टोर के लिए, राइट, और दोस्तों उसमें को क्या है, आपने बहुत ही कम अमाउंट का वो क्या है आर्टिकल है, ठीक है, तो आपने दोस्तों ऑफिस की जो अलाउंसेस है, ऑफिस की जो कंटीजेंसीज है, वहाँ से उसको परचेज कर लिया, ठीक है। यूनिट अलाउंस है, कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ग्रांट, एयरफोर्स के केस में कुछ दोस्तों ग्रांट्स रहती हैं, रेजिमेंटल फंड्स रहते हैं, राइट। तो उस दोस्तों वो पेटी स्टोर्स जो होगा उस पे जो आर्टिकल आएंगे शेल नॉट बी रिटर्न टू द डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों वो डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई को क्या आपको नहीं करने, क्योंकि भैया उन्होंने दिया ही नहीं तो उनको क्यों रिटर्न करने हैं, आपने अपने पैसों से ख़रीदा है तो आप उसको यूज़ करो, राइट। बट व्हेन अनसर्विसेबल एंड बियॉन्ड रिपेयर, दोस्तों जब अनसर्विसेबल हो जाए या बियॉन्ड रिपेयर हो जाए, दोस्तों ये दो टर्म है आपको ध्यान रखना। एक है दोस्तों सर्विसेबल, ठीक है, सर्विसेबल का मतलब क्या है, मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, मैं इसको दोबारा सर्विस करवा के चालू करवा दूँ, ये है मेरा दोस्तों सर्विसेबल, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मेरा अनसर्विसेबल, भैया प्रिंटर ख़राब हो गया, अब ये सर्विस नहीं हो सकती इसकी, राइट। एक है दोस्तों डिस्ट्रक्शन, डी आइटम, दोस्तों इनको क्या है डिस्ट्रॉय कर दो, राइट। चौथा है दोस्तों BER, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रिंटर तो ख़राब हो गया मेरा, ठीक है, अनसर्विसेबल कंडीशन में है, राइट। ये दोस्तों कंडीशन है सर्विसेबल और अनसर्विसेबल। अनसर्विसेबल कंडीशन के अंदर है, लेकिन दोस्तों क्या है उसको सर्विसेबल में बदला जा सकता है, लेकिन उस पर जो खर्चा आएगा वो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अब उस पर जो खर्चा है, उसको सुधारने में जो खर्चा आएगा वो इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि उतने में मैं नया प्रिंटर खरीद लूँ, ठीक है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि यार मेरे पास तो बाइक है, अभी ये खर्चा खाने लग गई, इसमें 10 15 20 साल हो गए इसको, तो इस पर इंजन का काम बाकी है, ठीक है, टायर ट्यूब इसके सड़ गए, ठीक है, सीट कवर दोस्तों वो ख़राब हो गया। अब इस पे दोस्तों जो खर्चा होगा वो इतना खर्चा होगा कि उसमें क्या है थोड़े बहुत और पैसे मिला के अब नई बाइक खरीद सकते हो, राइट। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, बहुत ज़्यादा दोस्तों जीर्ण शीर्ण हो जाएं, जिन पे जो खर्चा होगा सर्विसेबल बनाने में, दैट इज़ मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस केस के अंदर दैट आइटम विल बी डिक्लेयर्ड एट बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, ठीक है। तो समझ में आई आपकी बातें, ठीक है। अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको डिफेंस सर्विसेज के केस के अंदर। दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के अंदर एक मान लो जिप्सी है, ठीक है, एक दोस्तों लाइट व्हीकल है उनका। तो जिप्सी के दोस्तों जब ये कुछ इसकी लाइफ हो जाएगी दोस्तों 10 साल और 1 लाख किलोमीटर डिसाइडेड है इसकी दोस्तों लाइफ, इनको बोलते हैं विंटेज कंडीशंस, विंटेज कंडीशंस दोस्तों इनको बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें हो जाए 10 साल लाइफ और 1 लाख किलोमीटर दोस्तों जिप्सी चल जाए तो इनको क्या है क्लास 5 बोला जाता है, ठीक है। ये जिप्सी क्या हो जाएगी दोस्तों, क्लास 5 जिप्सी हो जाएगी, राइट। तो इस केस के अंदर दोस्तों जो बोर्ड की रिकमेंडेशंस होंगी, राइट, जो टेक्निकल इसका इंस्पेक्शन होगा तो उसके अंदर ये रीज़न दिया जाएगा कि जिप्सी जो है अब यार इसको सुधारेंगे, इस पर इंजन पे इतना काम होगा तो ये क्या है बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, ठीक है। तो इस पर खर्चा ना करके इसको क्या है दोस्तों साल्वेज स्क्रैप में आप जमा करवा दो, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस उसी की बात दी थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑफिस अलाउंसेस जो हैं आपके ऑफिस कंटीजेंसी से जो भी आपने पेटी स्टोर परचेज किया है उसको डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई को नहीं देना, एक नंबर बात, राइट। बट व्हेन अनसर्विसेबल एंड बियॉन्ड रिपेयर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ऑफिसर कमांडिंग। दोस्तों जो किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का ऑफिसर कमांडिंग होगा वो इसको क्या है डिस्पोज ऑफ कर सकता है टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्टेट। दोस्तों जो स्टेट का बेस्ट एडवांटेज होगा उसके अंदर करेगा। एंड इफ सोल्ड द सेल प्रोसीड शैल बी क्रेडिटेड टू द यूनिट ऑफिस अलाउंस फंड पेटी स्टोर्स अलाउंस फंड।
यूनिट अलाउंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्स द केस में भी। और दोस्तों अगर उसको बेचता भी है तो वो नहीं है कि उसको पैसा गवर्नमेंट के खाते में ही जमा करवाना है, वो दोस्तों अपने यूनिट के कंटीजेंसी होगी, ऑफिस अलाउंस होगा, पैटी स्टोर अलाउंस फंड होगा, यूनिट अलाउंस होगा, जो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टाइप का कोई फंड होगा तो उसके अंदर क्या है वो अपना पैसा जमा करवा सकता है, क्योंकि दोस्तों उसी से खरीदा था उसी पैसे से, और उसी के अंदर उसको क्या है वापस जमा करवाना है, राइट। तो दोस्तों एज सिंपल एज दैट, एक सिंपल सी बात थी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर अपनों ने दोस्तों क्या है BER के बारे में पढ़ा, सर्विसेबल, अनसर्विसेबल और डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। दोस्तों BER समझ में आया आपको? अगर दोस्तों कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं दोस्तों कमेंट में भी क्या 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपको जवाब दे दूंगा और वहीं पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा दूंगा, राइट। फिर भी दोस्तों नहीं हो तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। यस और नो, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिस्पैच ऑफ स्टोर्स बाय अ रूट अदर देन द चीपेस्ट रूट। दोस्तों अगर चीपेस्ट रूट से अलग आपको कोई डिस्पैच करना है स्टोर को, तो उस केस में क्या बातें हैं? इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ऑफिसर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पैच ऑफ स्टोर्स में विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर फाइनेंशियल पावर लेड डाउन इन शेड्यूल 1 ऑफ अपेंडिक्स 2 पार्ट 1। दोस्तों आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में ये शेड्यूल्स दिए गए हैं। ऑफ दीज रेगुलेशंस इनकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन द डिस्पैच ऑफ स्टोर्स बाय अदर देन द चीपेस्ट रूट और मोड ऑफ कैरिज। दोस्तों ये क्या है, कुछ नियम इसके अंदर बता दिए। शेड्यूल 1 है, अपेंडिक्स 2 पार्ट 1, ठीक है, आर्मी के केस में, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई काम का पैरा इसमें नहीं, पढ़ने की जरूरत इसको नहीं है। अगला चलिए फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पावर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द परचेज ऑफ द स्टोर्स। अब दोस्तों स्टोर को परचेज करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल पावर के बारे में बात करी है। एन ऑफिसर्स फाइनेंशियल पावर्स इन द मैटर ऑफ परचेज ऑफ स्टोर्स ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड टू द लिमिट्स टू विच ही इज़ एम्पावर्ड टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स बट इन द केस ऑफ। अब दोस्तों फाइनेंशियल पावर है कोई भी ऑफिसर्स की क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए स्टोर्स को, ठीक है। वो दोस्तों कितनी होती है जनरली, जितनी अमाउंट के दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जितनी अमाउंट का दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उतनी ही अमाउंट का क्या है वो स्टोर को भी क्या है परचेज कर सकता है, राइट। तो ये एक अंदर बस के बात बोल दी, लेकिन दोस्तों बट इन द केस ऑफ, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है एक। हम दोस्तों पहले ही बोल दिया कि जितने कॉन्ट्रैक्ट का कर सकता है, जितनी अमाउंट का उतना ही क्या स्टोर परचेज कर देगा, उतनी फाइनेंशियल पावर है। लेकिन दोस्तों बट इन द केस ऑफ स्पेशल पावर्स मेड फ्रॉम अब्रोड अंडर क्लोज 7 ऑफ द रूल्स कंटेंड इन रूल 30। अब दोस्तों रूल 30 के अंदर रूल क्लोज नंबर 7 अपनों ने पढ़ा था, तो उसके अंदर पढ़ा था बहुत सारी आइटम्स अपनों पढ़े थे, रूल पढ़े थे, उनके लिए क्या है एक्स्ट्रा पावर दी गई है, राइट। तो दोस्तों वो किसके अंदर दी गई है, वो इनके अंदर शेड्यूल 12 अपेंडिक्स 2 पार्ट 1 आर्मी, शेड्यूल 3 अपेंडिक्स 2 पार्ट 2 नेवी, शेड्यूल 3 अपेंडिक्स 2 पार्ट 3 एयरफोर्स और वो वॉल्यूम 2 ऑफ दीज रेगुलेशंस। दोस्तों इसका जो वॉल्यूम 2 है बुक का, उसके अंदर ये दिया गया है, राइट। एक तो केस ये हो गया। दूसरा है दोस्तों लोकल परचेज ऑफ स्टोर्स द लिमिट्स अप टू विच पावर टू परचेज एनी वन आर्टिकल और एन नंबर ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स परचेज एट वन टाइम, ठीक है। तो इनकी दोस्तों पावर जो है अलग अलग यहाँ पे दी गई है। यस और नो, नोट देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ स्पेसिफिकेशन। दोस्तों आर्टिकल हैं कौन कौन से, डिफरेंट साइज़ के हैं, राइट। डिफरेंट साइजेज ऑफ स्पेसिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट आर्टिकल्स, राइट, प्रोवाइडेड दे डू नॉट सर्व द सेम पर्पस। अब दोस्तों कई प्रकार के आइटम आए हैं, जैसे डिफरेंट साइजेज ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों, अलग अलग साइज के क्या है आर्टिकल हैं, राइट। डिफरेंट साइजेज ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब अलग अलग साइज़ के आइटम हैं, उनको क्या है अलग अलग आर्टिकल ही गिना जाएगा, डिफरेंट आर्टिकल्स ही गिना जाएगा, प्रोवाइडेड बशर्ते कि वो सेम पर्पज़ क्या है ना फॉलो करते हैं, राइट। दूसरा देखिए, आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेक्स एंड पैटर्न सर्विंग द सेम पर्पज शुड बी ट्रीटेड एज सिमिलर आर्टिकल्स। और दोस्तों साइज़ अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है, मेक्स अलग अलग है, लेकिन दोस्तों पर्पज़ अगर एक ही सॉल्व कर रहे हैं तो उनको क्या सिमिलर आर्टिकल्स बोला जाएगा। अब दोस्तों ये सवाल भी क्या पूछे जा सकते हैं, नोट तो दोस्तों छोड़ने ही नहीं है अपने को, राइट। तो क्या बोल दिया दोस्तों, साइज डिफरेंट है, ठीक है, साइज डिफरेंट है दोस्तों, और अगर वो सेम पर्पज़ सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या है अलग अलग आर्टिकल माना जाएगा, डिफरेंट आर्टिकल, राइट। अब दूसरे में बोल दिया साइज डिफरेंट है, मेक्स डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन दोस्तों क्या है वो पर्पज़ जो है वो सेम वो पर्पज़ जो है वो सेम क्या है सर्व कर रहे हैं, राइट। तो उनको क्या है दोस्तों सिमिलर आइटम बोला जाएगा, राइट। तो ये बोल दिया आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेक्स एंड पैटर्न सर्विंग द सेम पर्पज़। तो सेम पर्पज़ की जब भी बात आएगी तो आर्टिकल्स क्या है दोस्तों सिमिलर हैं, और दोस्तों क्या है डू नॉट सर्व द सेम पैटर्न, तो वो क्या है डिफरेंट आर्टिकल्स उनको बोला जाएगा। यस और नो। तो ये हुआ दोस्तों चैप्टर नंबर 6 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट दोस्तों
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका पूरा रिवीजन करेंगे, फिर अपने चैप्टर नंबर 7 जो है लॉस, वेस्टेज एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, लॉसेज, वेस्टेज एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, लॉसेज, वेस्ट एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो है चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर दोस्तों स्टार्ट करेंगे। ये सो नो, तो दोस्तों इस वीडियो को ही रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।